हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो से जो कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। सो ये जो सेक्शंस हैं चैप्टर 6 के अंदर इंक्लूड होते हैं। चैप्टर 6 हमारा बात करता है प्रोसेस टू कंपल अपीयरेंस के बारे में, कि कैसे किसी पर्सन की अपीयरेंस कोर्ट में करवाई जाए, कैसे उसको कोर्ट में बुलाया जाए। उसी से रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। जो भी समन्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे कि कैसे किसी को अपीयर करवाते समन्स भेजकर, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम वारंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 70 से 81 ये बात करते हैं कि वारंट भेजकर किसी की अपीयरेंस कैसे कंपाइल करवाई जाती है। एंड बात करें इनकी इंपॉर्टेंस की तो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के लिए सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करूँ तो सेक्शन 70, 72, 77, 78, 79 एंड 81 वैसे रैंडमली आ जाते हैं क्वेश्चंस, पर इन सेक्शंस के थोड़े से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपने मेरी जो वीडियो है वीडियो नंबर 5 हाउ टू प्रोक्योर दी प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एट दी ट्रायल, मैंने सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो नंबर 5 ही अपलोड की हुई है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो वीडियो जरूर जाके देख लो, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी, थोड़ा सा बेस पता चल जाएगा समन्स एंड वारंट से रिलेटेड। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। और मैं मान के चलूँगा कि आपने वो वीडियो देख ली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि वारंट क्या होता है, वारंट कब इशू होता है। ये जो बेसिक्स हैं आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करें सेक्शन 70 से। तो सेक्शन 70 की हेडिंग है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो जो अरेस्ट वारंट होगा उसका फॉर्म क्या होगा। तो ये सबसेक्शन कह रहा है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी। तो जो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा वो इशू होगा कोर्ट से इस कोड में, एंड वो जो वारंट होगा शैल बी इन राइटिंग में होगा, साइंड होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, जो भी कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मतलब कि जज या फिर मजिस्ट्रेट जो भी है उस कोर्ट का, एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। एंड उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे, अरेस्ट वारंट पे सील लगी होगी कोर्ट की। सबसेक्शन 2, जो वो अरेस्ट वारंट होगा वो फोर्स में रहेगा जब तक उसको कैंसिल नहीं किया जाता उस कोर्ट के द्वारा जिसने उसको इशू किया है, या फिर जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वारंट अगर एक बार इशू कर दिया गया वो फोर्स में रहेगा, वो लिविंग रहेगा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी इन फोर्स रहेगी। कब तक फोर्स में रहेगा? जब तक वो जो कोर्ट है जिसने उसको इशू किया है वो उसको कैंसिल ना कर दे, या फिर जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। एग्जीक्यूट मतलब कि परफॉर्म हो जाना। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट मिला हुआ है, वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को ले आए अरेस्ट करके, तो वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो फोर्स में रहेगा वारंट जब तक वो कैंसिल ना हो जाए या फिर जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। सेक्शन 71 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। देखिए सेक्शन 71 की डायरेक्ट लैंग्वेज बनाने से पहले थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जब भी कोर्ट को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर करना होता है तो वो दो तरीके के वारंट इशू कर सकती है, एक बेलेबल वारंट एंड एक नॉन बेलेबल वारंट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए मान लीजिए बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू किया है, किसी पुलिस ऑफिसर को बेलेबल वारंट मान लीजिए डायरेक्ट कर दिया गया, तो वहाँ पर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है ना, जो वो पर्सन है वो वहाँ पर बेल ले सकता है। पुलिस ऑफिसर के पास वहाँ पर बेलेबल वारंट होगा, उस बेलेबल वारंट पे कोर्ट लिख देगी कि वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है वो इतनी अमाउंट देगा, इतनी श्योरिटीज़ देगा, मतलब इतने लोग लेके आएगा जो उसके बिहाफ पे गारंटी देंगे, तब उस पर्सन को बेल मिल जाएगी। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस पर्सन को बेल ग्रांट कर देगा। जो भी फॉर्मेलिटीज़ उस बेलेबल वारंट पे लिखी होगी अगर वो पर्सन फुलफिल कर देता है तो पुलिस ऑफिसर उसको बेल दे देगा। फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं कि कुछ अमाउंट देना है उस पर्सन ने, कुछ श्योरिटीज़ लेकर आए, मतलब कुछ लोग लेके आए जो उसके बिहाफ पे गारंटी दें, एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको वारंट इशू किया गया है वो उस पर्सन को कहेगा कि इस टाइम पर अपीयर होना है कोर्ट में, एंड वो पर्सन ये भी कहे कि हाँ मैं अपीयर हो जाऊँगा। तो इस जो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको लिख लिया जाएगा, वो जो रिटन जो डॉक्यूमेंट होगा उसको बॉन्ड बोला जाता है। तो ऐसे जो है बेलेबल वारंट वर्क करता है। वहीं जो नॉन बेलेबल वारंट होता है वहाँ पर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को नॉन बेलेबल वारंट डायरेक्ट किया गया है, कोर्ट ने डायरेक्ट कराया है नॉन बेलेबल वारंट, तो वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती उस पर्सन को बेल देने की। वो फिर कोर्ट में उसको लाया जाएगा, कोर्ट ही उसको बेल दे सकती है। कोर्ट वहाँ पर सर्कमस्टांसेस देखेगी एंड कोर्ट के डिस्क्रिशन पे उसको बेल दी जाएगी। तो ये जो सेक्शन है ये बात करता है उस सर्कमस्टांस के बारे में
जब कोर्ट इशू करती है बेलेबल वारंट, किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है जब बेलेबल वारंट, उसका जो प्रोसीजर है सेक्शन यहाँ पर 71 में बताया गया है। सब सेक्शन 1 कह रहा है कि जो भी कोर्ट इशू कर रही है अरेस्ट वारंट, अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है तो वहाँ पर वो एंडोर्स कर देगी वारंट पर। एंडोर्स मतलब कि उसके ऊपर लिख देगी दैट इफ़ सच पर्सन एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद सफिशेंट श्योरिटीज़, कि अगर वो पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लेता है सफिशेंट श्योरिटीज़ के साथ। किस लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लेता है? फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम, अपनी अटेंडेंस के लिए वो वहाँ पर बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लेता है। जिस टाइम पर कोर्ट ने बोला है कि इस टाइम पर इस डेट को अपीयर होना है, वो इस चीज़ को रिटर्न में एग्री कर लेता है। उसी का मतलब है यहाँ पर बॉन्ड एग्जीक्यूट करना, कि उसने रिटर्न में दे दिया, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया कि वो इस टाइम पर जो भी कोर्ट टाइम बोल रही है उस टाइम पे वो अपीयर हो जाएगा विद सफिशेंट श्योरिटीज़, उसके बिहाफ पे कि वो अपीयर हो जाएगा कोर्ट में, उसके बिहाफ पे गारंटी देने वाले लोग वहाँ पर हैं। तो अगर ऐसा है तो वो जो ऑफिसर है जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है वहाँ पर वो सिक्योरिटी ले लेगा। सिक्योरिटी का मतलब वो जो अमाउंट है, वो बेलेबल वारंट पे अमाउंट भी लिखी होगी कि उस पर्सन को कितना अमाउंट देना है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो वो पर्सन है जिसके नाम पे वारंट इशू हुआ है वो एक तो अमाउंट देगा, दूसरा वो श्योरिटीज़ लेके आएगा, तीसरा वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। ये 3 काम वहाँ पर वो करेगा, तब जाके वो पुलिस ऑफिसर है शेल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, उस पर्सन को रिलीज़ कर देगा। सब सेक्शन 2 कह रहा है जो एंडोर्समेंट है वो वहाँ पर क्या, उसमें एंडोर्समेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ की कितनी श्योरिटीज़ वहाँ पर चाहिए हैं, वो जो लोग हैं कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, जो भी वहाँ पर एंडोर्समेंट में लिखा होगा उतने वहाँ पर श्योरिटी चाहिए होंगी। सेकंड यहाँ पर कि उनको कितनी अमाउंट देनी है, श्योरिटी जो है उनको कितनी अमाउंट देनी है, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको कितनी अमाउंट देनी है। सी यहाँ पर कह रहा है कि किस टाइम पर उसका अटेंड होना है कोर्ट में, वहाँ पर एंडोर्समेंट में वो वारंट पे ही ये चीज़ लिखी होगी। सब सेक्शन 3 यहाँ पर कह रहा है जब भी वो जो ऑफिसर है जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है, जिसके पास वो वारंट है, वो जब भी सिक्योरिटी ले लेगा ना तो वो जो बॉन्ड है वो फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट में, वो बॉन्ड ले आएगा कोर्ट में। ये सिंपल सी बात कह रहे हैं। तो ये सेक्शन 71 हुआ। सेक्शन 72 क्या कह रहा है, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, मतलब वारंट किसको डायरेक्ट किए जाएंगे, इशू तो कोर्ट ही करेगी, ठीक है, आगे वो डायरेक्ट किसको कर सकती है, कौन जो लोग हैं वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं वारंट। सब सेक्शन 1 कह रहे हैं कि जो अरेस्ट वारंट है वो ऑर्डिनरली जो है एक या फिर एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट होता है। तो नॉर्मली जो अरेस्ट वारंट है वो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, पर अगर वहाँ पे कोर्ट जो इशू कर रही है वारंट उसको ये लग रहा है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है एंड वहाँ पर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट को ना जल्दी से जल्दी उस वारंट को इम्प्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, एंड पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी और पर्सन को भी वो जो वारंट है वो उस केस में डायरेक्ट कर देगी कोर्ट। नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल डायरेक्टेड टू एनी पर्सन और पर्सन्स, एक पर्सन को भी या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स को भी, एंड वहाँ पर जो एक पर्सन है या फिर एक से ज़्यादा है वो एग्जीक्यूट करेंगे उस वारंट को। अब सब सेक्शन 2 कह रहा है कि जब एक वारंट जो है डायरेक्ट होता है एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स को, मतलब कि 2 या फिर 3 पुलिस ऑफिसर को वो वारंट डायरेक्ट हो गया या फिर 2 3 4 लोगों को वहाँ पर वो डायरेक्ट हो गया, तो वह एग्जीक्यूट कैसे होगा, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी वन और मोर ऑफ देम। तो वो जो वारंट है वो सभी मिलकर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें से एक पर्सन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा पर्सन भी वहाँ पर वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 4 लोगों का वारंट एग्जीक्यूट हो गया, चारों के चारों भी कर सकते हैं, ऑल एनी वन चारों में से एक भी कर सकता है, मोर ऑफ देम 2 या फिर 3 भी वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस वारंट को। सेक्शन 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, तो इसका सब सेक्शन 1 कह रहा है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का, वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को वारंट जो उसके लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर है। किस लिए वो सीजीएम या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट किसी पर्सन को, किसी एस्केप कन्विक्ट की अरेस्ट के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अरेस्ट के लिए, या फिर ऐसे पर्सन की अरेस्ट के लिए जो कि एक्यूज है नॉन बेलेबल ऑफेंस का एंड साथ ही साथ वो अवॉइड कर रहा है अरेस्ट होने से, छुप रहा है, भाग रहा है वो अरेस्ट होने से। तो इन तीनों पर्सन्स की अरेस्ट के लिए जो सीजीएम है या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सच पर्सन शेल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिट ऑफ द वारंट, मतलब वो जो ऊपर बताया किसी पर्सन को भी जिसको भी वारंट डायरेक्ट किया गया है वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, वो एक्नॉलेज करेगा उस वारंट को, राइटिंग में एक्सेप्ट करेगा उस वारंट को,
एंड शैल एग्जीक्यूट इट, एंड उसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि जिस पर्सन के अरेस्ट के लिए वो वारंट इशू हुआ है वो उसकी लैंड या फिर प्रॉपर्टी पर घुसा है। मतलब यहाँ वर्डिंग क्या कह रही है इस सबसेक्शन की कि मान लीजिए आपको वारंट डायरेक्ट हो गया, अब आप उस वारंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करना है ना वो आपकी प्रॉपर्टी पे घुसा है। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर वो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे घुसा है तो आपके पास राइट आ जाता है, वहाँ पर उसको पकड़ के आप पुलिस के पास लेके जा सकते हैं, तो ये राइट आपके पास आ जाता है। और वैसे ही इसका मतलब ये हो जाता है इस सबसेक्शन 2 का कि आपके पास सभी वो पावर्स आ जाएंगी जो पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। अरेस्ट करने से रिलेटेड जो भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती हैं आपके पास भी वहाँ पर वो पावर्स आ जाएंगी जब आपको डायरेक्ट किया जाएगा वारंट। सबसेक्शन 3 यहाँ पर कह रहा है व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड। जिस भी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। मान लीजिए आपको डायरेक्ट हुआ था वारंट, आपने उसका अरेस्ट कर लिया, तो आप उस पर्सन को वारंट के साथ नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएंगे एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को ले जाएगा, जिस भी मजिस्ट्रेट की वहाँ पर जुरिसडिक्शन होगी। लास्ट में एक बात लिख दी, अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71। मतलब कि यहाँ पर सेक्शन 71 में क्या पढ़ा था हमने कि नॉन बेलेबल वारंट अगर है एंड नॉन बेलेबल वारंट अगर है एंड सफिशिएंट श्योरिटीज एंड एग्जीक्यूट करवा दिया उस पर्सन ने बॉन्ड तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, एंड अगर ऐसा नहीं है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। तो ये सेक्शन 73 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 74 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। ये सेक्शन कह रहा है कि मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो गया वारंट, ए वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। किसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो गया वारंट तो वो एग्जीक्यूशन उस वारंट का कोई और पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। वहाँ पर कैसे वहाँ पर कोई और पुलिस ऑफिसर कर सकता है? एंडोर्समेंट के जरिए, जिसका नाम वारंट पर लिख दिया जाए। कौन लिख दे नाम? जिस पुलिस ऑफिसर को ओरिजिनली वो इशू हुआ था ना वो किसी और पुलिस ऑफिसर का नाम वहाँ पर एंडोर्स कर दे तो वो अदर पुलिस ऑफिसर वहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेगा वो वारंट। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए किसी डीएसपी का वारंट इशू है, डीएसपी क्या करेगा? एंडोर्स कर देगा किसी इंस्पेक्टर का नाम वहाँ पर, तो वो जो वारंट है वो इंस्पेक्टर एग्जीक्यूट करेगा। अब इंस्पेक्टर मान लीजिए अपने से कोई नीचे का ऑफिसर है उसका नाम लिख दे, वहाँ पर किसी एसआई का नाम लिख दे, तो वहाँ पर वो एसआई जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा उस वारंट को। सो प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 75, इसकी हेडिंग है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ये सेक्शन क्या कह रहा है? जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन है, जो भी पर्सन यहाँ पर वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो उस पर्सन को नोटिफाई करेगा, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना उसको नोटिफाई करेगा उस वारंट का सब्सटेंस। जो वारंट में लिखा हुआ है ना कि किस ग्राउंड पे या फिर किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको बताई जाएंगी। आगे लिख रखा है एंड इफ़ सो रिक्वायर्ड शेल शो हिम दी वारंट। अब जिसको अरेस्ट करना है वो पर्सन कहता है कि वारंट दिखाओ। अब जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट, जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और पर्सन है जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वो वारंट भी दिखाएगा वहाँ पर। तो जो रिक्वायरमेंट्स है ये इनका कंप्लायंस होना चाहिए। उसको बताना होता है जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है कि किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, एंड वो कहे तो वारंट भी दिखाना होता है। एंड ये जो सेक्शन 75 में रिक्वायरमेंट बताई गई है इसका अगर कंप्लायंस ना हो, ये जो सब चीज़ें फॉलो ना हो तो वो जो अरेस्ट है वो अनलॉफुल अरेस्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 76 है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। हेडिंग से पता चल रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको कोर्ट में बिना डिले के लेके आना है। तो जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट वो बिना डिले के अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में ले आएगा, बिफोर विच ही इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस। जिस कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना है ना उस कोर्ट में बिना डिले के उस अरेस्टेड पर्सन को वो ले आएगा। यहाँ पे बीच में एक बात भी लिख रखी है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 एज टू सिक्योरिटी। मतलब सेक्शन 71 में अगर सिक्योरिटी ले ली गई तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो रिलीज़ कर दिया तो कोर्ट में कैसे ही लेके आएंगे, तो वही लिख रखा है कि अगर सेक्शन 71 में सिक्योरिटी ले ली गई है तो अलग बात है, वैसे उसको विदाउट अननेसेसरी डिले जो है कोर्ट में ले आएंगे। आगे यहाँ पे लिख रखा है प्रोवाइडेड दैट डिले शेल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स। वो जो डिले है ना वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। अब अरेस्ट कर लिया किसी पर्सन को तो 24 घंटे से पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। एंड एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड ये जो 24 घंटे है इसके अंदर वो जो टाइम जर्नी के लिए चाहिए होता है ना वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एक्सक्लूसिव होगा यहाँ पर। मतलब मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अब उसको पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, पुलिस कस्टडी में है वो पर्सन,
एंड जो पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट के बीच में ना जो रास्ता है, जो टाइम ऑफ जर्नी है, वो 5 से 6 घंटे का है। तो वो जो 5 या फिर 6 घंटे ना जो टाइम ऑफ जर्नी है वो 24 घंटे से अलग मिलेंगे वहाँ पर। वो जो टाइम ऑफ जर्नी है वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होता, वो एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर। सेम प्रोविज़न सेक्शन 56 एंड 57 में थे, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे जो अरेस्ट किया जा रहा था वो विदाउट वारंट के किया जा रहा था, यहाँ पर जो सेक्शन 76 में है वो विद वारंट किया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 77 वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड। वारंट को कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो वारंट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। किसी पर्सन को वारंट डायरेक्ट कर दिया, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को वारंट मिल गया, अब वो जो पुलिस ऑफिसर है वो ऑल ओवर इंडिया उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया वो अरेस्ट कर सकता है एट एनी प्लेस इन इंडिया उस पर्सन को जिस पर्सन का उस वारंट में नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 78। तो जो सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79 है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पर कहूँगा। तो इनको पहले बेरेक्ट पे ना जाते हुए जनरली इनको समझ लेते हैं हम, एक चार्ट के जरिए इनको समझ लेते हैं, फिर इनकी बेरेक्ट लैंग्वेज जल्दी जल्दी हमको समझ आएगी। देखिए जो सेक्शन 78 एंड 79 है वो बात करते हैं जब वारंट एग्जीक्यूट करवाना होता है कोर्ट को आउटर जुरिस्डिक्शन में, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जब किसी कोर्ट को वारंट एग्जीक्यूट करवाना होता है तो सेक्शन 78 एंड 79 में वहाँ पर प्रोविज़न बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोचें तो मान लीजिए दिल्ली की कोर्ट है, उसको चंडीगढ़ में वारंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो जब दिल्ली की कोर्ट है वो ये कैसे करवाएगी? बिकॉज चंडीगढ़ तक तो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होती ना। तो जो सेक्शन 78 एंड 79 में जो प्रोविजंस दिए गए ना उसके अकॉर्डिंग ही वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में। दोनों जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग प्रोसेस बताते हैं जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट करवाना होता है। कोर्ट जो है दोनों में से कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट कर सकती है, जो भी वहाँ पर कोर्ट को एप्रोप्रिएट वहाँ पर प्रोसेस लगता है वो कोर्ट अडॉप्ट कर लेगी उस टाइम पर। तो देखते हैं इन दोनों सेक्शंस को। देखिए सेक्शन 78 वर्ड यूज़ करता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो सेक्शन 78 में बताया गया जब वारंट एग्जीक्यूट करवाना है आउटर जुरिस्डिक्शन में, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में, तो वारंट फॉरवर्ड किया जाएगा ऑफिसर्स को जो कि आउटर जुरिस्डिक्शन के हैं। किन ऑफिसर्स को? या फिर वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर वहाँ के डीएसपी को, या फिर वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को। मतलब दिल्ली की कोर्ट ने अगर वारंट एग्जीक्यूट करवाना है चंडीगढ़ के एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ जो उस पर्टिकुलर एरिया में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या फिर डीएसपी होगा या फिर जो कमिश्नर होगा, इनमें से किसी को भी वारंट फॉरवर्ड कर देगी दिल्ली की कोर्ट, एंड ये जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर वारंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, सेक्शन 78 में एक ये प्रोसेस बताया गया है। वहीं सेक्शन 79 में क्या बताया गया कि जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट एग्जीक्यूट करवाना है तो वारंट जो है डायरेक्ट कर दिया जाएगा लोकल जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को। मतलब दिल्ली की कोर्ट ने अगर वारंट एग्जीक्यूट करवाना है चंडीगढ़ में तो क्या करेगी दिल्ली की कोर्ट, अब जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर आता है ना उसको वारंट पकड़ाएगी, एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है वो आउटर जुरिस्डिक्शन में जहाँ भी वो वारंट एग्जीक्यूट करवाना है, मान लीजिए चंडीगढ़ में करवाना है, तो वो जो दिल्ली का पुलिस ऑफिसर है वो वारंट ले जाएगा। किसके पास ले जाएगा? चंडीगढ़ के उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ के पास, जहाँ भी जिस भी एरिया में वो वारंट एग्जीक्यूट करवाना है, एंड जिसके पास भी लेके जाएगा वो पुलिस ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर एसएचओ के पास, वो वहाँ पर एंडोर्स कर देगा उस वारंट पर। मतलब एंडोर्समेंट मतलब यहाँ पर की अथॉरिटी दे देगा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ, एंड वो अथॉरिटी मिलने के बाद वो जो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट करेगा उस एरिया में जाके, वो जो चंडीगढ़ का जो एरिया है वहाँ पर उस पर्सन को अरेस्ट कर लाएगा। उस दिल्ली के पुलिस ऑफिसर के पास वहाँ पर चंडीगढ़ में पावर आ जाएगी एंडोर्समेंट के बाद कि वो उस एरिया में वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सके वारंट। तो हमने चार्ट के जरिए समझा कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का क्या प्रोसेस है। इसको हम डायरेक्ट लैंग्वेज की अब देख लेते हैं। सेक्शन 78 की हेडिंग है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जब वारंट एग्जीक्यूट करवाना होता है लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर, आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो जो कोर्ट है पुलिस ऑफिसर को वो वारंट डायरेक्ट ना करते हुए फॉरवर्ड कर देगी पोस्ट से या फिर किसी और तरीके से। किसको फॉरवर्ड कर देगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, डीएसपी को, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिनकी भी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो वारंट एग्जीक्यूट करवाना है। एंड वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, डीएसपी या फिर कमिश्नर है, वो एंडोर्स कर देंगे अपना नाम उस वारंट के पीछे, एंड उस वारंट को वो जो ऑफिसर्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। मतलब इन ऑफिसर्स ने अपना नाम एंडोर्स कर दिया उसके पीछे, तो ये अथॉरिटी की तरह वर्क करेगा। फिर ये ऑफिसर्स क्या हैं, अपने से जो सबॉर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको ऑर्डर दे देंगे कि इस वारंट को एग्जीक्यूट करो।
फिर वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, जो कोर्ट इशू करी है ना वारंट, हमने एग्जांपल में समझा था कि दिल्ली की कोर्ट इशू कर रही है वारंट, तो वो जो वारंट के साथ अलॉन्ग विद द वारंट शेल फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द वारंट, वो वारंट के साथ साथ क्या चीज़ फॉरवर्ड करेगी, इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी वारंट के साथ सेंड करेगी, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी सेंड करेगी। एंड वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो सफिशिएंट होने चाहिए उस कोर्ट के लिए, जो कि सेक्शन 81 में एक्ट कर रही है, उस कोर्ट के लिए सफिशिएंट होने चाहिए। वो कोर्ट डिसाइड कर सके कि बेल मिलनी चाहिए या फिर बेल नहीं मिलनी चाहिए उस पर्सन को। सेक्शन 81 में क्या प्रोसेस है कि जब आउटसाइड जुरिसडिक्शन वारंट एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है, तो जब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसके नाम पर वो वारंट भेजा गया है, तो आउटर जुरिसडिक्शन की जो कोर्ट है ना, वो ये देखेगी कि इस पर्सन को बेल मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। वही बता रखा है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स या फिर इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 79 है, इसकी हेडिंग है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। सब सेक्शन 1 इसका कह रहा है कि जब वारंट डायरेक्ट होता है पुलिस ऑफिसर को, एंड उस पुलिस ऑफिसर को लोकल जुरिसडिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट करना है उस वारंट को, तो ऑर्डिनरली वो नॉर्मली उस वारंट को एंडोर्समेंट के लिए लेके जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस ऑफिसर के पास, जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के नीचे से रैंक का पुलिस ऑफिसर नहीं है, मतलब एसएचओ के पास उस वारंट को लेके जाएगा, जिनकी भी जुरिसडिक्शन की लोकल लिमिट्स में वो वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर एसएचओ के पास उस वारंट को लेके जाएगा ताकि वो एंडोर्स कर दें उस वारंट को। सब सेक्शन 2 कह रहा है वो जो मजिस्ट्रेट है या फिर पुलिस ऑफिसर है वो एंडोर्स कर देंगे अपना नाम, एंड एंडोर्समेंट जो है वहाँ पर सफिशिएंट अथॉरिटी होगी उस पुलिस ऑफिसर के लिए कि हाँ, अब आउटर जुरिसडिक्शन में वो जो पुलिस ऑफिसर है, मान लीजिए जब वो दिल्ली वाला पुलिस ऑफिसर चंडीगढ़ में आया है, तो आउटर जो जुरिसडिक्शन में वो आया है, तो इस जुरिसडिक्शन में भी वो वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है अगर वो एंडोर्समेंट कर दी मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर ने। एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। एंड लोकल पुलिस है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है ना आउटर जुरिसडिक्शन की, वो अगर वो चाहता है वो पुलिस ऑफिसर तो उसकी हेल्प करेगी। सबसेक्शन 3 यहाँ पर कह रहा है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर एंडोर्समेंट करवाने लग गया तो डिले हो जाएगी, एंड जिससे वो एग्जीक्यूशन है वारंट का वो प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा केस है, मान लीजिए कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो आउटर जुरिसडिक्शन में पहुंचा, वो दिल्ली वाला पुलिस ऑफिसर चंडीगढ़ में पहुंचा, एंड उसको लग रहा है कि अगर मैं एंडोर्समेंट करवाने चला गया ना तो जिस पर्सन के नाम पर अरेस्ट वारंट है ना वो भाग जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा वारंट। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है ना जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच एंडोर्समेंट, तो वो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर सकता है उस वारंट को बिना एंडोर्समेंट के उस प्लेस में भी। तो ये सेक्शन 79 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 80 है। सेक्शन 80 की हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। तो सेक्शन 78 और 79 को ही कंटिन्यू कर रहा है ये सेक्शन जो 80 है। आउटर जुरिसडिक्शन, जो आउटसाइड जुरिसडिक्शन जो वारंट इशू होता है उसी के बारे में प्रोविजंस जो है बता रहा है। तो ये सेक्शन कह रहा है जब वारंट ऑफ अरेस्ट है, जो अरेस्ट वारंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो इशू किया गया था उसके आउटसाइड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब दिल्ली की कोर्ट ने अगर इशू किया था तो चंडीगढ़ में वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सो द पर्सन अरेस्टेड शेल, उस पर्सन को जिसको अरेस्ट कर लिया गया उसको जो है, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम, बी टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर, उसको लेके जाया जाएगा उस मजिस्ट्रेट के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी के पास या फिर कमिश्नर के पास उस डिस्ट्रिक्ट के। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास उसको लेके जाया जाएगा अरेस्टेड पर्सन को। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अनलेस से, ये एक तरीका है डायरेक्ट रीड करने का, ठीक है। उसको लेके जाया जाएगा उनके पास, पर किन केसेस में उसको नहीं लेके जाया जाएगा, अनलेस कब नहीं लेके जाया जाएगा, द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। या तो तब नहीं लेके जाया जाएगा जब वो कोर्ट है जो जिसने वो वारंट इशू किया था वो 30 किलोमीटर के अंदर है जहाँ पर अरेस्ट किया गया है, और इज नियरर देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस। या फिर वो जो कोर्ट है जिसने वो वारंट इशू करा है वो कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर के ऑफिस से पास है, तब भी नहीं उसको लेके जाया जाएगा मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर के पास। इन दोनों ही केसेस में उस अरेस्टेड पर्सन को वहाँ लेके जाया जाएगा, उस कोर्ट में लेके जाया जाएगा जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया था। और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71,
तो जैसे कि सेक्शन 71 में सिक्योरिटी बताई गई है, वो अगर उससे ले ली जाती है तो भी उसको मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर के पास नहीं लेके जाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 81 है जो कि बात कर रहा है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। वही प्रोसीजर बता रहे हैं आउटसाइड जुरिसडिक्शन से रिलेटेड। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जब इनमें से किसी के पास भी लेके जाया जाता है उस अरेस्टेड पर्सन को, एंड ये ऑफिसर्स जब उस पर्सन को देखते हैं, अरेस्टेड पर्सन को देखते हैं, अरेस्टेड पर्सन अपीयर टू द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट, तो इनको लगता है कि ये वही पर्सन है जिसका नाम वारंट में दे रखा था, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था। तो वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, डीएसपी या फिर कमिश्नर है, उनमें से कोई भी जो है वो उस पर्सन को उस कोर्ट में भेज देंगे जिसने वो वारंट इशू किया था। यहाँ पे प्रोविज़ो दे रखा है प्रोवाइडेड दैट इफ़ ऑफेंस इज बेलेबल। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, एंड वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया वो रेडी है, वो तैयार है बेल देने के लिए, तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं, डीएसपी या फिर कमिश्नर है, वो बेल ले लेंगे, सिक्योरिटी ले लेंगे, एंड वो जो बॉन्ड है उस कोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया था। एक और प्रोविज़ो दे रखा है यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर डैट इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉन बेलेबल वन। ऊपर बेलेबल ऑफेंस के बारे में बता रखा था कि बेलेबल ऑफेंस है तो क्या होगा प्रोविज़न। यहाँ पर बता रखा है कि अगर वो ऑफेंस जो अरेस्टेड, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो वहाँ पर क्या प्रोविज़न होगा, इट शैल बी लॉफुल टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज। वहाँ पर सीजीएम के लिए या फिर सेशन जज के लिए, कौन से सीजीएम या फिर सेशन जज के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम या फिर सेशन जज सेक्शन 437 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, एंड साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कि सेक्शन 78 के सबसेक्शन 2 में भेजे गए हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस करा कि वारंट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट भी भेजा जाता है जब आउटर जुरिसडिक्शन में जिस पर्सन को अरेस्ट करना है। तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो सीजीएम है या फिर सेशन जज हैं, अगर उनको यहाँ पर सही लगता है रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, उस अरेस्टेड पर्सन को बेल पे रिलीज़ करना सीजीएम या फिर सेशन जज के लिए यहाँ पर लॉफुल होगा। लास्ट यहाँ पर सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो भी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो रोक नहीं सकता पुलिस ऑफिसर को, जो कि सेक्शन 71 में एम्पावर है सिक्योरिटी लेने की, ठीक है ना। जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं वो पुलिस ऑफिसर की पावर को प्रिवेंट नहीं करता, रोकता नहीं है पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 71 में सिक्योरिटी लेने से। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है, वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सेक्शन 70 से लेकर 81 तक हमारे कंप्लीट हो गए, जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो डू लाइक दी वीडियो, एंड कुछ भी आपको अच्छा बुरा लगता है, कोई डाउट रहता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे ही वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।